नमस्कार दोस्तों। आज जो किताब मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ उसका नाम है द फाइनेंशियल डाइट। दोस्तों ये एक बिगिनर की गाइड है। एक इंसान ये सीख सके कि किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमाना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कई बार जब हम लोग फाइनेंस की बातें करते हैं तो कहा जाता है कि ये तो कुछ लोगों के लिए ही कहते हैं ना कि दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। ये तो बिज़नेसमैन ही हैं जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। पर इस किताब के अंदर चेल्सिया फैगन और लॉरेन वरहेगे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 9 चैप्टर्स हैं इस किताब के अंदर, स्टेप बाय स्टेप करके हमें समझाया है कि आप अगर डेली बेसिस पे, क्योंकि डाइट क्या है दोस्त, हर इंसान मोटा होने के लिए डाइट लेता है, कोई पतला होने के लिए डाइट लेता है। तो आप पैसा कमाने के लिए क्या डाइट फॉलो करेंगे डेली बेसिस पे, वो इस किताब के अंदर बड़ा डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों, पहली बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा और इन बातों को सुनते वक़्त अपनी ज़िंदगी से जोड़ने का प्रयास करिएगा। बिकॉज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऑथर्स तो लिखते हैं अपने अनुभवों से, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में उन अनुभवों को कैसे लगाएँ, इसमें ही मेन क्रक्स छुपा हुआ है, जिसके लिए हम ये सारी किताबों की समीक्षाएँ आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल डिसीजन आप अगर लेते हैं, तो उससे आप बिल्ड भी हो सकते हैं, उससे आप डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे जो डिसीजंस होते हैं, वही ये डिसाइड करेंगे कि हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या फाइनेंशियली फेलियर की तरफ जाएँगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब हम ये बात कहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी इंसान, जिस भी इंसान ने आज तक बहुत ही अच्छा किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर आप थोड़ा-सा उन पर गौर करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी रही थी। इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाए। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पाते। इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो किस तरीके से एक इंसान को अपने डिसीजंस लेने चाहिए? कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस में फँसना तो नहीं चाहता है। पर कहने से क्या होता है दोस्तों? लोग वैसे एक्ट नहीं करते हैं जैसे वो कहते हैं ना कि वो बोलते रहते हैं सबको। क्योंकि बोलना और करने में रात दिन का डिफरेंस होता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग खर्चा करते हैं बिना सोचे समझे और फिर कर्जे में डूब जाते हैं। यहाँ तक कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं रहता कि उनका नेक्स्ट महीना भी ढंग से चल पाए। और ये बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। भारत में तो भरमार है। कहा जाता है 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों से ही जूझ रहे हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग। तो इट्स अ बिग फिगर। और जब हम इसकी बात करते हैं तो क्यों ना हम उन लोगों को एक बार देखें जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं। उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो कुछ लोग नहीं कर पाए और वो गरीब रह गए या वो अपनी बेसिक्स से भी मजबूर हो गए, उनके पास वो भी नहीं है। हर चीज़ का हम कहते हैं एक स्ट्रैटेजी होता है, एक सक्सेसफुल प्रोसेस होता है और अगर वो प्रिंसिपल कोई भी लगाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन बनेगा। फ़ाइनेंस भी उसी तरीके से है दोस्त। आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ाइनेंसेस को डिसिप्लिन तरीके से खर्चे करें और दिमाग लगा के अपनी वेल्थ को क्रिएट करें, जिससे वो आपके लिए आगे से आगे बढ़ के आपको फ़ाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाए दोस्तों। जब इस किताब को मैं पढ़ रहा था तो फैगन और हेज ने बड़ी बखूबी से ये बताया कि अम, कोई सफ़र ऐसा नहीं होता कि बड़ा आसान होता है। इंसान को ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग इस सफ़र में आपको मिलेंगे। आपको ये देखना है कि किसकी संगत में रहने से आप अपनी ज़िंदगी में नीचे जा रहे हैं और उनको छोड़ना है। किसकी संगत में रहकर आप ऊँचा जा रहे हैं, उनको पकड़ना है। क्योंकि फ़ाइनेंशियल बैलेंस की बात करें या फ़ाइनेंशियल वेल्थ की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंटेबल हों अपने गोल्स को लेकर और हम बहुत जल्दी इस बात को पकड़ पाएँ, अगर हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे तरीके सही
दिशा में नहीं जा रहे हैं, जिसको कुछ लोग फेलियर कह देते हैं। क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि फेलियर में प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। पर फाइनेंशियल विज़डम तभी आती है एक इंसान की ज़िंदगी में, जब वो अ, बात ये नहीं है कि उसने बहुत सारा पैसा कमा के बैंक अकाउंट में रख दिया, पर उसने वो एक एटीट्यूड डेवलप किया क्या एक रिचनेस का। वो हैबिट्स, वो थॉट पैटर्न्स उसके दिमाग में आए या नहीं आए। क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि 1/3 बिलियनियर्स जो इस दुनिया में हैं, वो बड़े गरीबी से बिलियनियर बने। हमारे हाथ में नहीं होता हम कहाँ पैदा हुए, पर ये हमारे हाथ में होता है कि हम किस अवस्था में मरेंगे दोस्त, ये आपके हाथ में है। तो अगर आप अभी ब्रोक भी हैं, यानी एकदम आपके पास आपका बैंक बैलेंस खाली है और हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है, तो अब जो हम सीरीज़ ऑफ किताबें आपके लिए लेके आएँगे, उसके अंदर हम आपको मनी के बारे में बहुत कुछ बताएँगे। तो इस किताब को आप पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आज इस समरी को आप सुनकर अपनी ज़िंदगी में लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी लाइफ़ बदल सकती है। जो आइडियाज़ फाइनेंसेस के बारे में इस किताब में दिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन है दोस्त। सीक्रेट्स बताए जाते हैं। कई बार जो लोग बहुत अनुभवी होते हैं, कई सालों तक मनी को पढ़ते हैं, मनी को जीते हैं, मनी कमाते हैं, वो कई बार किताबों में इतनी बेहतरीन सक्सेस पाथ बता देते हैं कि कैसे मनी को बनाया जाता है, मेक मोर मनी। और इस किताब में वही बात बताई गई है कि कैसे आप अपनी गुड फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो बात इस तरीके से चालू की जाती है इस किताब में कि अगर आपको पैसों के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो आपके पास एक पर्सनल बजट होना बहुत ज़रूरी है। खुद का एक बजट। क्या आप बजटिंग करते हैं? बजटिंग आपने मान रखा है कि हाँ, वो जो अप्रैल में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं और कोई बजट दे के जाती हैं, तो क्या वही बजट है? ऐसा नहीं है दोस्त, आपकी ज़रूरतें क्या हैं? आप क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं? आप क्या अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं? आपने कब-कब रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीज़न लिए हैं अपनी ज़िंदगी में? इन सबको सोचना, इस पर रिफ्लेक्शन करना डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। एक पर्सनल बजट होना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। ये आपके दिमाग के ऊपर एक फाइनेंशियल रूल को कहीं न कहीं एक पैटर्न के रूप में आपके दिमाग के अंदर बनाएगा और आप फिर ये जो बैड मनी हैबिट्स है ना, इनसे आप दूर जाएँगे, ज़्यादा सेविंग कर पाएँगे और आपका जो बैड फाइनेंशियल डिसीज़न्स है, देखिएगा आप उससे दूर जा पाएँगे अपनी ज़िंदगी में। तो इस किताब में 4 रूल बताए गए हैं कि अगर किसी को भी सक्सेसफुल बजटिंग करनी है, तो उनको क्या करना होगा। पहली बात कि कोई उधार मत लीजिए। अब ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, पर आप इन्वेस्टमेंट को उधार मत समझिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक बहुत अलग चीज़ होती है, उधार एक अलग चीज़ होती है। इस किताब में इस बात को बताया गया है। अ, और इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है ना कि आपने कुछ पैसा लिया, ठीक है, उसमें एक कैलकुलेटिव रिस्क तो है, पर तब भी आपको पता है, वो पैसा आप चुका पाएँगे और बाय चांस अगर आप इस तरीके से पैसा चुका भी नहीं पाए, तो आपके पास बैकअप क्या है? समझिए इस बात को। दिस इज़ अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। दूसरी बात जो रूल बताया गया है इसके अंदर वो है कि एक्सपेंसिव चीज़ों के प्रति अपना रुझान, अगर कहते हैं ना कि हम हमारी औकात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप डिज़र्व नहीं करते, पर अगर अभी आपकी औकात नहीं है, तो वो जो रुझान है आपका दिमाग में, वो हो सकता है कभी-कभी आपके रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन आपसे करवा दे। तो ये दूसरी आदत है जो आपको समझनी होगी दोस्त। और तीसरी बात इसमें बताई गई है कि अकाउंट बैलेंस को कम से कम 2 बार तो 1 वीक में चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक करना का मतलब सिर्फ़ चेक करना नहीं होता कि मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग खोल के चेक कर लिया। कि थोड़ा-सा आप वो डेबिट क्रेडिट को देखिए ना दोस्त, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किन चीज़ों में गया, यानी थोड़ा फाइनेंस को पढ़िए अपनी ज़िंदगी की। और चौथी चीज़ इसमें बताई गई है कि जो सेविंग्स होती है उसको ऐसे मान के मत चलिए, हाँ, वो तो हो ही जाएगी। क्योंकि कई लोग अज़्यूम करके चलते हैं कि सेविंग तो आदि ऑटोमैटिकली हो ही जाएगी, क्योंकि मेरा इतना खर्चा है और इतना मेरे को मिलता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उतना सेव हो जाता है। पर ऐसा होता कहाँ है? पैसा ज़्यादा दिखता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है या नहीं हो जाता दोस्त? तो यही इस
बात को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जो रूल्स है बजटिंग के वो आप फॉलो करिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव होंगे। क्योंकि कभी भी हम लोग जब इसकी बात, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन बात इसमें बताई गई है कि जो आपका बजटिंग है, अ, उसका जब आप अकाउंटिंग करते हैं, तो आप उस पिरामिड को समझना बहुत ज़रूरी है। पिरामिड क्या है? पिरामिड समझिए दोस्त कि डे टू डे हम एक्सपेंसेस करते हैं। सपोज़ करिए आपका एक लमसम खर्चा है $1000, यानी कि कोई ₹80,000, अगर हम रुपए में देखें तो। और आपको पता है कि आपका सेविंग अकाउंट है एक। अब देखिए, इमरजेंसी तो आ सकती है, तो इमरजेंसी अगर आती है तो क्या आपने अलग से इमरजेंसी फंड रख रखा है? क्योंकि हम जब पिरामिड की बात कर रहे हैं तो इस किताब में ये समझाया गया है कि कुछ पैसा या कुछ कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स या एसेट जो आपके पास है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कि भाई उसको कभी भी अगर आपकी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। और कोई भी जैसे कहते हैं ना कि आपने एक लैंड का टुकड़ा ही खरीद रखा है, तो आपको पता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेरे लिए ठीक है। तो जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा पिरामिड का, है ना? उसके ऊपर आप एक्सपेंसेस की इमारत तो बना दोगे, पर अगर कोई इमरजेंसी आ गई, तो हो सकता है आप कर्ज़े में डूब जाओ। आप ज़मीन पे भी नहीं आओ, ज़मीन के अंदर ही धँस जाओ सर। ये समझिएगा इस बात को। तो एक्चुअल बजटिंग करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका जो भी आप टैक्स भरते हैं और कितना आपका खर्चा होता है, उनके एप्रोप्रिएट कॉलम बनाए जाते हैं, उसकी रेगुलर बेसिस पे ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा रेंट कितना है, ग्रोसरी में कितना खर्चा होता है, अगर आपने कोई पेट पाल रखा है, उस पे भी आप कितना खर्चा कर रहे हैं, आप सेल फ़ोन लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, उसका मंथली बिलिंग होगा इंटरनेट का और फ़ोन का, आप शॉपिंग करते होंगे, तो ये सब के अपने-अपने बजटिंग टेम्पलेट होने बहुत ज़रूरी हैं। आपका जो एक्सपेंडिचर है ओवरऑल वो कितना है, उसको रिकॉर्ड करिए। और जितना आप एप्रोप्रिएट बॉक्सेस के अंदर इन सब चीज़ों को डालेंगे कॉलम के अंदर, तो हम आपको बता रहे हैं निश्चित ही आप कैलकुलेट कर पाएँगे कि भई कितना बचता है फिर मेरे पास पैसा, मैं जब सारा खर्चा कर देता हूँ तो। नहीं तो कई बार हमारे को ध्यान रहता नहीं है, हम अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। और ठीक है, हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहना समझ में आता है, पर अगर लगातार आपकी जो इनकम है, वो कम हो रही है, आपके कर्ज़े हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब एक ऐसा दिन आएगा, जब ये स्पेंडिंग हैबिट्स ही आपके लिए बॉटलनेक बन जाएगी दोस्त। और आपके ये जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं, ये बड़ा दिक्कत करेंगी फिर आपकी ज़िंदगी में। देखा जाता है कि भई आप 50% ही अपने एक्सपेंसेस रखिए जितना आप इनकम आती है। अब आप बोलेंगे ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कोशिश करिए कि आपके जो सारे खर्चे हैं, अगर उसकी बजटिंग इस तरीके से की जाती है कि कम से कम 50% मनी बचता है। बचता है का मतलब ये नहीं है कि टोटल बच ही जाता है वो, पर हम कह रहे हैं कि अगर आप फिक्स रेंट भर रहे हैं, टेलीफ़ोन, यूटिलिटी बिल्स भर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल के अंदर भी कुछ खर्चा करते हैं, ट्रैवल पे आप खर्चा करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा-सा जब पैसा बचता है, क्योंकि देखिए कई सारे जो खर्चे आते हैं वो सडन खर्चे आते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर हमारी ज़िंदगी में। तो ये हमारे को देखना होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए। क्या आप सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं कि एक गुड इन्वेस्टर कौन है? जो बेसिक रूल समझता है और बड़ी स्ट्रैटेजीज़ बनाता है कि किस तरीके से वो फ्लुएंटली अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उसको वो ले पाए। देखिए, कुछ डरावना नहीं है, बिकॉज़ ये मैन मेड है कि वो दिमाग के अंदर डर को क्रिएट करता है। और उस डर के कारण कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि इंसान डर के कारण इन्वेस्ट करते हैं, पर मैं आपको इसको समझाऊँगा कि कैसे इस किताब में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आप कहीं न कहीं अ, ऐसा देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जब भी मैं लोगों को कहता हूँ कि भई तुम
अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो और तुम्हें ये डर है कि अगर तुमने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे। हाँ, सोचिएगा इस बात पे। और इस वजह से ही कई बार तुम्हारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। देखिए, पैसा बचाना इमरजेंसी फंड के लिए अलग बात है, पर अगर आप पैसा बचा रहे हैं, बचा तो रहे हैं, पर आप कहते हैं कि मैं तो इसको गैम्बलिंग ही कहता हूँ। ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जिसमें हम गैम्बल करने लग जाते हैं और क्योंकि गैम्बलिंग सिर्फ रियल जुआ खेलना ही नहीं होता दोस्त। अगर आप कुछ लोग अदरवाइज़ लेंगे, बट इस किताब में लिखा है कि कुछ केसेज़ में हम देखते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग जो फेक कंपनियाँ हैं, उनमें लोग क्यों फँसते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स वो कर देते हैं जिसका फुल प्रूफ उनको पता नहीं होता कि इससे रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, पर वो जल्दबाज़ी करते हैं इस चीज़ के अंदर। तो आपको ये समझना है कि भई आपका एक डेट है, उसको रीपे करना इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल के अनुसार। पर अगर आपने जो इनकम आ रही है आपकी वो कम आ रही है, जो आपने पैसा ले रखा है उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या आप ज़्यादा इंटरेस्ट को कम इंटरेस्ट पे लेके आ सकते हैं? क्योंकि ये एक बिज़नेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हाई इंटरेस्ट पे जो उन्होंने मनी लिया है, क्या वो उसको लो इंटरेस्ट पे लेके आ सकते हैं? इस किताब ने बखूबी इसको बताया है। क्योंकि जब आप कंपेयर भी करते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं ना कि वो कुछ पैसा सेव कर देते हैं, उनको थोड़ा-सा उससे इंटरेस्ट मिलता है, पर उन्होंने जो पैसा कर्ज़ा ले रखा है, उसमें इंटरेस्ट वो ज़्यादा दे रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि आप अपने कर्ज़े चुकाने पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करिए, जल्द से जल्द अगर हो सके तो। तभी आपका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बेहतर होगा और हर रुपया काउंट करता है और महीने में जो आपके टोटल टोटल एक्सपेंडिचर हैं, सेविंग है, डेट है, इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पैसा लूज़ कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं कोई राइट स्टेप नहीं ले रहे हैं और आपको एक राइट फाइनेंशियल एडवाइस की बहुत ज़रूरत है। तो ये किताबें आपकी बहुत मदद करेंगी दोस्त। तो अगर आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अभी से ही थोड़ा-सा फाइनेंशियल फ्री होने का सोचिए कि आप किस उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के अंदर तो चलिए फिक्स होती है, पर मेजॉरिटी लोग अभी एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम करते हैं, प्राइवेट तरीके से काम कर रहे हैं। तो उन केसेज़ में आपको ये देखना है कि कब रिटायर होना चाहते हैं और उस रिटायरमेंट का आपने प्लान क्या बनाया है। इन्वेस्टिंग जो है उसके अंदर उसका ध्यान रखिए और देखिए कि ऐसा कुछ इंडेक्स बनाइए जिसके अंदर आपको ये समझ में आए कि भाई कितना मेरा खर्चा हो रहा है, कितना मुझे और खर्चा मैं कर सकता हूँ और कितना मैं बचा सकता हूँ। इस सेविंग को मैं किस तरीके से किसी स्टॉक में लगाना चाहें, स्टॉक में लगाइए बिकॉज़ स्टॉक इज़ नॉट गैम्बलिंग ऑलवेज़ बिकॉज़ देयर आर मेनी हम कई बार कहते हैं सिप होता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस होते हैं। जिसको आप समझेंगे तो आप इसके बारे में और जान पाएँगे। इस किताब में भी इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि अ, जो भी आप कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि कहीं जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें आप क्या अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पैसा कमा पा रहे हैं? इसका मतलब ये होता है कि कई बार हम जाने-अनजाने में कुछ कम्फर्ट ज़ोन के कारण अ, हम ज़्यादा एस्पिरेशन नहीं करते तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते और इस वजह से हर महीने हम लोगों को बहुत लॉसेस होते हैं, जो जॉब से हमको सैलरी मिलती है। इसी प्रकार से एंटरप्रेन्योर्स में भी ये बहुत लागू होता है। क्या आप राइट चीज़ें कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम मनी आपको मिले आपकी लाइफ में? तो जब इस पॉइंट को, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे इस किताब के अंदर, तो उसमें ये बताया गया है कि स्ट्राइविंग बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए और अगर आप सही मायने में कहते हैं ना कि एक इंट्रोवर्ट बोलते हो आप अपने आप को और सोशल लाइफ ही नहीं जीनी मेरे को अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना। तो जब आप इस तरीके की लाइक्स डिसलाइक्स बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, तो देखा गया है कि इंसान जो सही में ग्रेट वर्क कर सकता है, वो नहीं कर पाता और इस वजह से इन छोटे-छोटे डिसीज़न्स की वजह से
वो करियर में जो ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है, वो नहीं पहुँच पाता। तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन द मेंटालिटी ऑफ अ पर्सन। तो देखिए, एक सपने को चेज़ करिए ना करियर के। अपने आप को एक एस्पिरेशन दीजिए ना कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बनना है। मुझे सिर्फ़ अपने खर्चे नहीं निकालने। अगर दिमाग में ही ये है कि बस खर्चे निकल जाएँ मेरे तो, बस कर्ज़ा चुक जाए मेरा तो। हाँ, ठीक है, इनिशियल बेसिस पे ऐसा सोचना अच्छी बात होती है, पर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप ऐसे ही सोचे जा रहे हैं, तो आप वही कर पाते हैं जैसा आप सोचते हैं। बाल्टी में उतना ही तो पानी आएगा जितना बाल्टी का साइज़ होगा, बॉटल में भी उतना ही पानी आएगा जितना बॉटल का साइज़ होगा। तो अगर दिमाग में सिर्फ़ लिमिटेशन यही बना रखी है कि खर्चे निकालने हैं, कर्ज़े चुकाने हैं, तो आप वही कर पाएँगे, फिर सेविंग कहाँ कर पाएँगे? तो जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, है ना? जब आप अपने ऑफ़िस में भी एंटर करें, जब आप अपना खुद का बिज़नेस का दिन की शुरुआत करें, तो आपको ये देखना है कि कितना ज़रूरी है इसमें नेटवर्किंग, कितना ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग, कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन को बढ़ाना, कितना ज़रूरी है इस तरीके की किताबों की समरीज़ को सुनना। और दोस्त, वो प्रोफ़ेशनलिज़्म अपने अंदर लेके आ यार, बहुत ज़रूरी है। सीरियसली लेके आ। वो हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर। वो डेडलाइन्स के अंदर काम करने की कोशिश कर। कोई एक सिंगल जॉब आपको हर टाइम हेल्प नहीं कर सकता। आपको अ, एक चेकलिस्ट बनानी होगी कि ओवरऑल जो हम देखते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जो पैसा ज़्यादा कमाते हैं, वो उनके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? मैं जिस तरीके का काम करता हूँ, जो और लोग हैं अगर इस काम में बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा? उनमें एक ऐसी कौन-सी स्किल है जो मुझ में नहीं है? और ये जो हसलिंग अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो फिर आप देखिए कि जो आपका फ़ोकस आप खुद पे करेंगे ना, सो दैट विल रियली पुश यू हार्ड। और कहाँ लेके चला जाएगा वो आपको उस हॉराइज़न तक पहुँचा देता है, जहाँ आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच पाते हो। आप हर एक घंटे के अंदर मैक्सिमम जो मनी आप कमा सकते हैं, आप उस तक पहुँच पा रहे हैं? पहले तो 1 घंटे का अपना मनी कैलकुलेट करिए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करिए। और अपनी लाइफ़स्टाइल बदल कर ही आप ये कर सकते हैं। अगर आप एक कम्फर्ट ज़ोन की लाइफ़स्टाइल में रहते हैं, तो सॉरी टू से आपकी ग्रोथ उस प्रोफ़ेशनल ढंग से आगे नहीं बढ़ेगी, जैसा आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि आपको खुद को रिमाइंड करना होगा कि जो छोटे-छोटे खर्चे हैं ना, जो आप एक्स्ट्रा कर देते हैं कि भई चलो, हम बाहर ही खाना खाते हैं। उसको ही अगर आप घर ये कर दें कि नहीं, हम घर पे ही खाना खाएँगे। सिर्फ़ ये सिंपल सा छोटा डिसीज़न, देखिएगा आपके कितने पैसे बच जाएगा। सिर्फ़ एक छोटी-सी बात कह रहा हूँ। और इस तरीके की बहुत सारी फ़ाइनेंशियल हैबिट्स हैं, जो सुबह से लेके रात तक आपको देखनी होगी कि जब बिग बिलियन डे आता है, सेल, 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 पता नहीं उस सेल में आप कभी भी नोटिस करिएगा, 10, 20, 50, ₹100 कम करवा के उसी प्रोडक्ट को जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप धड़ाधड़ उसको खरीद लेते हो। वो बिग बिलियन पता है क्यों है? क्योंकि आपसे उनको बिलियन निकलवाने हैं। ये नहीं कि वो बिग बिलियन बेचेंगे या बिग बिलियन किसी को दे रहे हैं, नो। वो वो आप लोगों से बिलियन रुपया कमाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, शॉपिंग डेली बेसिस पे जो करते हैं, बस ऑनलाइन शॉपिंग खोली, कुछ ना कुछ खरीद लिया। खाना अगर घर पे नहीं कुक करते, बाहर खाते हैं, आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप अपनी बार-बार अपनी कार का उपयोग करते हैं, जहाँ पे आप अपने टू व्हीलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। अब आपको लगेगा ये सब हमसे नहीं होता। बात भाई ये नहीं है कि आपसे होता है, नहीं होता। हम तो आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियली एक लिटरेसी चाहते हैं, आप सच में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं फाइनेंस के मामले में, तो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन करना ही होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, और स्पेशली मिलेनियल जो हैं, हमारे यंग बच्चे जो हैं, अगर वो इस बात को समझेंगे, तो आप देखिए जो सही मायने में वो एक रिचनेस की तरफ जाना चाहते हैं, वो शुरुआत तो यहीं से होगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई टपक के तो आएगी नहीं सर आपके। आपको थोड़ा तो वो क्या है ना, वो सो कॉल्ड वो ग्रैंड मदर की कंजूसी वाला माइंडसेट थोड़ा बहुत तो डेवलप करना होगा। आई एम नॉट सेइंग यू टू बिकम अ माइज़र, बट जहाँ पे आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं, वहाँ तो करिए दोस्त।
अगर आप हर दूसरे दिन ही बाहर का खाना खा रहे हैं, तो आप उसको शुरुआत में 7 दिन में 1 बार कर सकते हैं, 10 दिन में 1 बार करिए, फिर 1 महीना में 1 बार कर सकते हैं। कर सकते हैं, बात ये है। बस हम ये कह रहे हैं कि वो जो मनी बचेगा, वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा आपके बजट को भी और आपके माइंडसेट को भी, जो फाइनेंस को लेकर आप चलते हो। बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुकिंग करी घर पे और आपने बाहर खाना कम किया। वो जो एक एटीट्यूड है, वो आपको और बेहतर बनाएगा फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग में। समझ पा रहे हैं आप? छोटी-छोटी चीज़ों से कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है और छोटे-छोटे बदलाव ही सुनहरे बदलाव बन के ज़िंदगी में आते हैं। तो ये जितना आप जल्दी समझेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। और फिर हम कह रहे हैं कि इसी तरीके से पूरा ओवरऑल अपने खर्चों को देखिए। 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कौन से ऐसे रिकरिंग खर्चे हैं, जहाँ आप रेगुलर बेसिस पे खर्चा कर रहे हैं बिना सोचे-समझे, क्योंकि आपको लग रहा है वो तो छोटा-छोटा अमाउंट है जो जा रहा है उसके अंदर। पर दैट इज़ नॉट अ राइट वे। वो सही नहीं है आपकी लाइफ़ के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है कि अम, घर की जब बात की जाती है और लोगों के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि भैया खुद का घर होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये अच्छी फीलिंग नहीं है। हाँ भाई, खुद का घर तो होना चाहिए। चलिए, मान रहे हैं। पर अगर आपके दिमाग में इस ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है कि मुझे घर बनाना है और वंडरफुल घर बनाना है और घर बनाना ही मेरी प्रायोरिटी है और वही एको करता रहता है आपके दिमाग के अंदर, तो हो सकता है कुछ लोगों को देखा गया वो पूरी ज़िंदगी एक घर बनाने में ही लगा देते हैं। मुझे बच्चे की शादी करनी है। हाँ, मुझे अच्छी शादी करनी है। मुझे बड़ी इंडियन बिग फैट वेडिंग करनी है। हाँ, करनी है, समझ गए हम। करो, कौन मना कर रहा है? पर अगर वो जो पिक्चर है आपके दिमाग में, वो इतनी ज़्यादा डीपर चली गई है कि वो अनरियलिस्टिक पिक्चर ही आपको पुश करती है। यानी आपका ज़िंदगी में कोई पर्पस वगैरह नहीं है, आप तो बस काम करते हैं पैसा कमाने के लिए और उस पैसे से आपको पता है कि भैया मैं ज़िम्मेदार नागरिक हूँ। नागरिक भी क्या, मैं ज़िम्मेदार फैमिली मैन हूँ या वुमेन हूँ, तो मेरा काम है एक घर बनाना, बच्चे की शादी करना या बच्चे की शादी करना। तो देखा गया है जब हम इस तरीके का नैरो एटीट्यूड रखते हैं, तो फिर जिस लेवल पे एक इंसान अपने आप को बढ़ा सकता है फाइनेंशियली, वो नहीं बढ़ा पाता। कहीं न कहीं वो जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी नहीं करता और करेगा भी तो बड़ा नैरो अप्रोच के साथ करता है। और जो बड़ा चंक है अपने मनी का, बस वो उसको अपने घर में लगाने की सोचता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसा रेंट में दीजिए। हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप रेंट का पैसा बचा सकते हैं। पर आपको ये समझना होगा कि जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपका प्राइम फ़ोकस दिमाग का डेड इन्वेस्टमेंट नहीं बनाइएगा उसको, सिर्फ़ एक डेड एसेट मत बना के रखिएगा। उसमें आप पैसा लगाते रहते हैं और आप फिर बोलते हैं कोई अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना बेचता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप सही मायने में प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड बनकर खुशी मत पाइए, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह रखिए और इसको समझिए कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अगर आपको आगे बढ़ना है तो। प्रॉपर्टी स्टैग्नेंट इज़ नॉट अ राइट वे। कहने का मतलब ये होता है, घर इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, पर उसको इतना बड़ा, इतना वैल्यूएबल फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपने बना लिया और वही सोचकर आप अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, तो देखा गया है कि ऐसे लोग उस लेवल पे अपनी इनकम को ना तो स्टेबल करते हैं, करते भी हैं तो एक लिमिट तक ही। मैं कह रहा हूँ ना, बॉटल में जितना साइज़ होगा उतना ही पानी आएगा। इस बहाने एक-एक घूँट पानी भी मिल जाता है। सो द पॉइंट इज़ और भी देखिए कि कोई अजीब से सपने तो नहीं बना रखे, बस मेरे को तो मर्सिडीज़ सी क्लास चाहिए, बस मुझे तो सो कॉल्ड है ना ये सपना पूरा करना है वर्ल्ड टूर मारने का। ठीक है, अच्छे सपने हैं। मैं किसी के सपने के ऊपर उँगली नहीं उठाना चाह रहा, पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा तो पर्पसफुल बनिए ज़िंदगी में और वो तब तक नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ ना, क्रेडिट स्कोर ही जो आपका 700 प्लस होना चाहिए, 750 प्लस होना चाहिए, वो नीचे क्यों चला जाता है? क्योंकि मॉर्गेज में बहुत इनिशियल लेवल पे इंसान फँस जाता है। देखा गया है ये और फँस जाता है फिर उसके अंदर।
बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसको। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से थ्रू दिस इज नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इस किताब के अंदर, जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। अम, आप मनी के कुछ रूल सेट करिए अपनी जिंदगी में। अगर आपकी जिंदगी में मनी के कुछ सेट रूल नहीं है, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, तो देखा गया है कि ऐसे लोग दिलदार हो जाते हैं या कंजूसदार हो जाते हैं। हम ना तो आपको कंजूस बनने को कह रहे हैं, ना आपको दिलदार बनने को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं रूल इज रूल। देखिए, सपने हैं, अरमान हैं, लक्ष्य हैं, तो हिम्मत रखिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने की। चाहे वो कह रहा था ना मैं, आप चाहे प्रॉपर्टी में करिए, चाहे आप रिटायरमेंट के लिए सोचिए। पर जब एक इंसान कहते हैं ना प्यार में पड़ जाता है, तब वो सारी चीज़ें उसकी अप एंड डाउन हो जाती है। वो स्टेबिलिटी से थोड़ा दूर चला जाता है, वो क्षणिक लेवल पे रोमांटिज़्म में फँसता है और उसमें कई सारे एग्रीमेंट्स कर लेता है, उसके जो अलाइनमेंट्स हैं, वो उतने ठीक नहीं रहते क्योंकि को-चुना। बहुत सारे लोग हमसे मिलने आते हैं और लगातार इन चीज़ों पे बात करते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी जो है उसको आप बड़े खर्चा करिए भई, उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। पर रिलेशनशिप के चक्कर में अपने आप को ब्रोक मत कर लीजिएगा, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रखते मनी को लेकर, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस में। वो बड़े स्वे ऑफ इमोशन में कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं, और इस वजह से देखा गया है कि वो जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, उसी की वजह से वो ब्रोक हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। किसी को बड़ा पैसा दे दिया अपने दोस्त को, वो वापस लौटा नहीं पाया, दोस्ती है मांग भी नहीं पाए। फिर ऐसे सोच लिया कि भैया ये तो वुड बी वाइफ है, ये तो वुड बी हस्बैंड है, और वही एक दूसरे पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर पता चला ब्रेकअप हो गया। देखा गया है और सच्चाई है ये, समझिए इसको। तो इस किताब में बताया गया है कि भई कुछ रूल्स बताए गए हैं जिसमें ये बोला गया है कि सबसे पहले तो जो आपका नॉन स्ट्रेसफुल टाइम है, उसमें आपको अपने स्ट्रेसफुल टाइम जो मनी मनी के बारे में देखिए, मनी का एक नॉन स्ट्रेसफुल टाइम होता है जब आपके सारे खर्चे चल रहे होते हैं, थोड़ी सेविंग हो रही होती है। उस वक़्त आपको ये सोचना है, यू हैव टू टॉक अबाउट मनी फॉर द स्ट्रेसफुल टाइम। नेक्स्ट बात है, जब भी रिलेशनशिप में आप होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उस कन्वर्सेशन के अंदर बहुत रखिए। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी का जो की है, वो एक दूसरे के दिमाग में डालिए। कई बार देखा गया है एक इंसान बहुत खर्चीला होता है, एक स्टेबल होता है, कई बार दोनों ही खर्चीले होते हैं, कई बार दोनों ही स्टेबल होते हैं। ये भी मैं नहीं कह रहा। कहने का ये मतलब है कि बैलेंस बनाइए, एक विन-विन सिचुएशन होती है, जिसमें आप जी भी रहे हैं, तो आप एम्पैथेटिकली बिना एक दूसरे को कुछ इंटरप्ट किए, कहते हैं ना कई बार हम कन्फ्रंट करने लग जाते हैं खर्चों के बारे में, वो भी नहीं कह रहा मैं आपको। पर एक एक अगर आप दोनों का मिलकर कपल हैं, उनका दोनों को मिलकर एक होप है, एक सपना है, और तो उनको एक होप सपने के साथ वो फ़ियर और कंसर्न पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और एम्पैथी होना भी ज़रूरी है भई, दोस्त को अगर ज़रूरत है तो हम क्या बीच के रास्ते निकाले जा सकते हैं? क्या आप फैक्ट्स को चेक करेंगे कि किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ेंगे? कोई भी इश्यूज़ है अगर मनी से रिलेटेड, तो आप ब्लेम करने की जगह एक दूसरे से क्या बात कर सकते हैं उन इश्यूज़ पे। और जितना ज़्यादा एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन होता है, हम देखते हैं उतने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस एक इंसान ले पाता है। अम, नेक्स्ट पॉइंट जो इस किताब में बताया, बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि भाई ब्लाइंडली किसी ड्रीम को फॉलो करना। क्योंकि कई बार ऐसे बोला जाता है ना, तुम जुनूनी हो अपने सपनों के लिए, तो वो कहता है हाँ सर, मैं पर्पसफुल हूँ, मैं जुनूनी हूँ। कई बार डर लगता है ये जुनून के कारण ये ब्लाइंड ना हो जाए, क्योंकि कैलकुलेटिव रिस्क होते हैं दोस्त जिंदगी में। लोग क्या है ना, कई बार मेरे को लगता है कि रिटर्न आएंगे, मेरे को लगता है कि रिटर्न आएंगे। ठीक है सर, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी बड़ा खतरनाक है जिंदगी के अंदर। तो एक सबसे बेहतरीन एडवाइस जो इस किताब में सुनने को मिलती है वो यही है कि भाई वैलिडेट करिए अपनी जिंदगी को, अकाउंटेबल बनिए कुछ लोगों के साथ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, पर कुछ मैच्योर लोगों को भी अपने आसपास रखिए। सिर्फ ऐसा नहीं आपके पास पैसा है
झोंक दो। आपको कर्जा मिल रहा है, ले लो। आपको किसी आइडिया पे भरोसा है, डूब जाओ। ये सब चलता नहीं है यार। सपने होना अच्छी बात है, पर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस उस पाथ में एक-एक डिसीजन को सही ढंग से चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फेल हो, फेल फास्ट होके कैचअप भी तो करना है फिर। ऐसा थोड़ी ना है कि आप उनके बल गिर गए और फिर उठने लायक ही ना रहे अपनी ज़िंदगी में। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू। क्योंकि लोग है ना जोश में आके होश खो बैठते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं। कई बार लॉजिस्टिक पे इतना खर्चा कर देते हैं और वो बस एक इमोशनल चीज़ ही होती है। क्योंकि वो इमोशनली उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो वो उसको बंद भी नहीं कर पाते अगर घाटे में चल रहे होते हैं तो। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, अपने सपनों को फ़ॉलो करते वक़्त भी। और मैं तो कहता हूँ ड्रीम को मीडियम ही रखो भैया, इतने ज़्यादा जुनूनी होने की ज़रूरत नहीं है। जुनून 25% परसेंट होता है, 25% नॉलेज होती है, प्रोफेशनलिज़्म होता है, 25% आपको सर्विसेज़ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारों के कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं ज़िंदगी में, तब आप देखिए क्या रिज़ल्ट आता है, अमेज़िंग रिज़ल्ट आता है। और फिर जो आप अ, उससे रिटर्न्स पाएँगे, बाय चांस अगर आप फेल भी होंगे, तो भैया आपको मौका तो मिलेगा सँभलने का। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड मत कर ले सिर्फ़ पैशन, पैशन, पैशन के चक्कर के अंदर। आपको ये देखना होगा कि मुझे मनी के रिटर्न्स भी आ रहे हैं क्या? सही मायने में हम सर्विस कर पा रहे हैं लोगों की? इसकी नॉलेज है या नहीं है? प्रोफेशनलिज़्म है इस काम के अंदर या नहीं है? जब तक आप ये बैलेंस नहीं बनाएँगे, सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ़ थ्राइव तो बहुत दूर की बात होती है। हाँ? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, बहुत ही अमेजिंग किताब है, तो आज हम इतना ही बात करेंगे। मैं कंक्लूजन स्टेटमेंट में आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए पैसों की समझ होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ये ना सोचें सेव कर लेंगे सब हो जाएगा, सेव नहीं कर पा रहे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं जब पैसों की बात होती है तो इन सारे पॉइंट्स को जो जो आपको आज बताए हैं, इनको प्लीज़ बार वापस से रिवाइज़ करिएगा एक बार में। अगर आप नहीं समझ पाएँ तो अपनी ज़िंदगी के साथ इसको बड़ा कनेक्ट करिएगा। जितना ज़्यादा आप फ़ाइनेंस के प्रति एक इंटेंशंस जो हैं, वो आप रखेंगे पॉज़िटिव। पॉज़िटिव का मतलब है कि मुझे सही में फ़ाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है, मुझे इज़्ज़त करनी है। हमारे भारत में तो लक्ष्मी मैया मानी जाती है पैसा, तो इज़्ज़त करना सीखो यार पैसों की। और इज़्ज़त जब हम करते हैं किसी चीज़ की, तो हम बहुत तमीज़ से पेश आते हैं उसके साथ। हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते, ना हम उससे दूर भागते हैं, इज़्ज़त करते हैं ना यार, इज़्ज़त, बस बात ही खत्म हो जाती है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, है ना? दोस्ती-वोस्ती भी मत करिए। मैं तो कह रहा हूँ पैसे से दोस्ती है, मैया है, लक्ष्मी मैया, है ना? इज़्ज़त करिए उसकी और अपनी फ़ाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि बजटिंग अगर आप चालू करेंगे इनिशियल लेवल पे तो मैजिक्स होने लग जाएँगे आपकी ज़िंदगी में। छोटी-छोटी आदतें ही तो बदलनी है। जो छोटा-छोटा फंड आपके पास बचता है उसकी सेविंग करना तो चालू करिए। फिर आप देखिएगा वो चक्रवर्ती ब्याज जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो वो धीरे-धीरे आपको पता चलेगा 10 साल में ही किस लेवल पे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो जाएँगे उन सब चीज़ों के बारे में। सपनों को फॉलो करना ज़रूरी है जैसे कहा गया, पर ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंट होके सक्सेस मिलेगी। अनबैलेंस मत रहिएगा, कोई अनसस्टेनेबल मैनरिज़्म जो पैसों के प्रति है उसको हटाइएगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के जितने भी लोग आपके आस-पास हैं उनसे भी राय लेते हुए अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़िएगा। क्योंकि देखिए पैसा नाइस चीज़ है, पॉइंट बस ये है कि वो नाइस चीज़ बहुत कम लोगों के पास टिक के रहती है। तो अगर आपके दिमाग के अंदर वही है कि नीड से ज़्यादा वांट्स चलती रहती हैं, तो कहीं न कहीं आप पैसे के साथ एक कम्फर्ट कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं और फिर वो पैसा रिपेल करेगा आपको। जो सही मायने में एक फ़ाइनेंशियल पावर आपके पास होनी चाहिए, वो आप नहीं कर पाएँगे अपनी ज़िंदगी में। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू एंड थैंक यू सो मच कि आप इतनी तरीके से सुनते हैं। तो ऐसे ही सुनते रहिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा क्रिएट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।